हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है पूछल्लू प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका पहचान हम लोग देखते हैं। कोई वाक्य लिखी है तो कैसे हम जानेंगे ये टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में की प्लस नहीं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में की प्लस नहीं प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह या की प्लस वाक्य में लिखी हुई क्रिया की पुनरावृत्ति प्लस क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग रहता है, उस हिंदी वाक्य को टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यहाँ देखिए कह रहा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में की प्लस नहीं या की प्लस वाक्य में लिखी गई क्रिया की पुनरावृत्ति होती है और प्लस क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग रहता है, उस हिंदी वाक्य को टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों वाक्य जो हो गई टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य हो गई। अब चलिए इनके अनुवाद का नियम देखते हैं। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ये जो तीनों वाक्य लिखी गई हैं, ये उपरोक्त जैसी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम वाक्य का अनुवाद, ये जो वाक्य लिखी गई हैं इसका अनुवाद हम लोग यहाँ कामा निशान तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार किया जाता है। ये जो वाक्य लिखी गई हैं सर्वप्रथम इसको जो कामा निशान तक यहाँ तक है, कामा निशान तक यहाँ तक इसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करेंगे तीनों वाक्यों का। उसके बाद में फिर कामा निशान का प्रयोग करके यहाँ तक अनुवाद करके फिर कामा निशान का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद वाक्य में प्रयोग करके उसके बाद कर्ता के वचन के अनुसार, ये जो कर्ता लिखा गया है इसके वचन के अनुसार डिडंट या डिड प्लस वाक्य में उपस्थित कर्ता के अनुसार सर्वनाम सूचक कर्ता प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए इसको हम वाक्य से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए नियम में क्या है कि जो वाक्य लिखी गई है कामा निशान तक इसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करेंगे, क्योंकि ये हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसीलिए इसका अनुवाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, तो कर्ता आपका आई हो गया, तो आई लिखेंगे। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता था, तो जाता था के लिए होता है, जाता के लिए गो, तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखना है तो गो का सेकंड फॉर्म हो गया बेंट। उसके बाद हम लोग टू लिखेंगे, गो बेंट गॉन। इसके बाद जब कोई आप स्थान सूचक संज्ञा या सर्वनाम लिखेंगे तो उसके पहले टू का प्रयोग हमेशा करेंगे, इसीलिए यहाँ टू का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद क्या है स्कूल, फिर लिख देंगे स्कूल, फिर कामा निशान का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम लोग करेंगे, इसके बाद में कामा निशान का प्रयोग करके कर्ता के वचन के अनुसार डिडंट या डिड, तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए डिडंट लिखा गया है, डिडंट यहाँ इसलिए लिखा गया है, ये जो कामा वाली वाक्य है यहाँ कामा के पहले वाली, अगर इसमें नाट का प्रयोग नहीं है तब आपको लिखना है डिडेंट कामा के बाद। अगर कामा के पहले वाली वाक्य में नाट का प्रयोग नहीं है तो आपको लिखना है डिडेंट। डिडेंट के बाद आपको लिखना है वाक्य में उपस्थित कर्ता के अनुसार सर्वनाम सूचक कर्ता, तो आई का सर्वनाम सूचक कर्ता आई ही होता है। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। इस वाक्य का अनुवाद हो गया। तो आई वेंट टू स्कूल डिडेंट आई, मैं विद्यालय जाता था कि नहीं। फिर दूसरी वाक्य का अनुवाद हम लोग देखते हैं, वह बाजार नहीं गया कि गया। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इसका है वह का मीनिंग होता है ही। उसके बाद में नहीं के लिए आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है, तो ही डिड नॉट। और जब जिस अंग्रेजी वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग हो जाता है उस अंग्रेजी वाक्य में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म की क्रिया नहीं लिखी जाती है। तो इसलिए यहाँ देखिए गया के लिए आपको गो का प्रयोग करना है, ना कि बेंट का।
इसीलिए यहाँ गो लिखा गया है। फिर इसके बाद आप गो के बाद आप लगाएंगे टू, उसके बाद यहाँ क्या है बाजार, तो टू मार्केट। उसके बाद कामा निशान का प्रयोग करेंगे। फिर कामा निशान के बाद आपको डिड लिखना है या डिडेंट लिखना है। तो ये जो वाक्य लिखी गई है कामा के पहले वाली, अगर इसमें डिड नॉट का प्रयोग है तो आपको केवल डिड लिखना है, तो इसलिए यहाँ डिड लिखा गया। उसके बाद में वाक्य में उपस्थित ये जो कर्ता है इसके अनुसार सर्वनाम सूचक कर्ता लिखना है। तो ही का सर्वनाम सूचक कर्ता ही होता है, तो यहाँ हो गया ही। उसके बाद प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये वाक्य हुई, ही डिड नॉट गो टू मार्केट कामा डिड ही। फिर तीसरी वाक्य का अनुवाद देखिए, वे शनिवार को आम खाए कि नहीं। तो वे के लिए हम लोग लिखेंगे दे, तो दे हो गया। फिर आपको लिखना है क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हो गया ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, तो दे एट। फिर उसके बाद में खाए के बाद क्या है आम, तो ए मैंगो। यहाँ मैंगो आपका कॉमन नाउन है, तो जो कॉमन नाउन आप पहली बार लिखेंगे तो उसके पहले ए या आयन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, जब जो कॉमन नाउन आप लिखे हैं उसका पहला उच्चारण अगर हिंदी का स्वर होगा तो आप आयन लगाएंगे, अगर हिंदी का स्वर नहीं होगा तो आपको ए लगाना है। तो इसलिए यहाँ ए लगा। मैंगो का जब उच्चारण करेंगे तो माँ आ रहा है इसका माँ, इसलिए यहाँ ए लगा है। फिर लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा है शनिवार को, तो यहाँ को के लिए आपको आन का प्रयोग करना है। जब दिन के बाद को शब्द का प्रयोग रहेगा, दिन के नाम के बाद जब को शब्द का प्रयोग रहेगा तो आपको दिन के नाम के पहले आन का प्रयोग करना है। यानी ये समझ लीजिए, जब अंग्रेजी वाक्य में कहीं भी किसी दिन का नाम लिखना होगा तो उसके पहले आपको आन का प्रयोग हमेशा करना है। फिर इसलिए यहाँ हो गया ऑन सैटरडे। फिर कामा निशान का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यहाँ देखेंगे नॉट का प्रयोग है कि नहीं, तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ डिडंट का प्रयोग हुआ है। फिर वाक्य में उपस्थित कर्ता के अनुसार सर्वनाम सूचक कर्ता, तो दे का सर्वनाम सूचक कर्ता दे होगा। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ये वाक्य हो गई पूरी। तो इसका अनुवाद हुआ दे एट ए मैंगो ऑन सैटरडे डिडंट दे। फिर उसके बाद में नोट देख लीजिए, जब अंग्रेजी वाक्य में नॉट का प्रयोग रहता है, इसी से संबंधित नियम है जो यहाँ लास्ट में कहीं डिड लगा है कहीं डिडंट लगा है, तो इसी का ये नोट है। देख लीजिए, जब अंग्रेजी वाक्य में नॉट का प्रयोग रहता है तो कामा के बाद, यहाँ कामा के बाद जब कह रहा है अंग्रेजी वाक्य में नॉट का प्रयोग रहता है, यहाँ देखिए जब अंग्रेजी वाक्य में नॉट का प्रयोग रहता है तो कामा के बाद आपको क्या लिखना है डिड लिखना है। डिड का प्रयोग किया जाता है। और यदि नॉट शब्द नहीं रहता है, इसमें देखिए और कह रहा है यदि नॉट शब्द नहीं रहता है तब कर्ता के वचन के अनुसार वाक्य में कामा के बाद डिडंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ डिडंट का प्रयोग क्यों किया गया है और यहाँ डिड का प्रयोग क्यों किया गया है। चलिए, इस प्रकार ये पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।